गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां हो गई हैं ख़त्म और अब टाइम शुरू हो गया है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। आपने जो इतनी मेहनत की पिछले 2 साल में 3 साल में, तो उसका जो रिज़ल्ट आना है वो टाइम अब आ गया है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड कि ये टाइम आया है जब आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है और आपकी एडमिशन्स होने वाले हैं। दिस इज़ सच अ हैप्पी टाइम। तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो कोई भी जो कैंडिडेट है वो 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। कि आपको ये पता था? अगर आपको नहीं पता था तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कैंडिडेट 2 काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग, जिसमें स्टेट मतलब पूरे देश से कोई भी कैंडिडेट उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, और एक स्टेट काउंसलिंग होती है जिसमें स्टेट की डोमिसाइल वाले बच्चे ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, कि आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, और आपके जो एल्डर्स हैं घर में, आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी ये जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है ये ऑल इंडिया की स्टार्ट हो रही है। आपको स्टेट्स के लिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग टाइमिंग होता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो हो रही है उसके अंदर MBBS, BDS और BSc नर्सिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एफिलेटेड टू IP के लिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ऑल इंडिया के अंदर कौन से कॉलेजेस आते हैं, तो यहाँ ये देखिए कि 15% सीट्स जो भी ऑल इंडिया कोटा की हैं वो, यानी कि मान लीजिए कि पूरे देश में जितनी भी सीट्स हैं उन सीट्सों का सबका 15% जो है वो ऑल इंडिया से फिल होता है। इसके अलावा एम्स, जिपमेर लाइक कराईकल या फिर पुडुचेरी, दोनों ही AFMC का फर्स्ट पार्ट भी यहीं से होता है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी इसी काउंसलिंग के थ्रू होती हैं। तो यानी कि ये काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब AFMC के लिए अगर आप बात करें तो AFMC का फर्स्ट पार्ट यहाँ से होगा। फर्स्ट पार्ट के बाद में आपको फर्दर जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको AFMC अलग से देगी, और उसके लिए बाद में अलग से प्रोसीजर होंगे, जो भी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल जो एग्ज़ाम होता है, मेडिकल जो होता है, वो सारे। AFMC के लिए अगर आपको जानना है तो हमारा एक वीडियो इस पर आया हुआ है जो कि सारी सटीक इन्फॉर्मेशन इस बारे में दे रहा है, तो आप उस पर भी जान सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगी और यहाँ आसपास भी कहीं लिंक कनेक्ट कर दूंगी, सो दैट यू कैन सी दैट वीडियो लेटर, जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हो। तो पहले आप इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो यहाँ आपको कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब आपको ये करना है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और रजिस्ट्रेशन के बाद में पेमेंट करनी है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आप चले जाएंगे चॉइस फिलिंग की तरफ, जो कि स्टार्ट होगी 14 से, यानी कि 11th से सिर्फ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट स्टार्ट हो रहा है। चॉइस फिलिंग आपको 14 से मिलेगी, और 14 के बाद में आपकी जो चॉइस लॉकिंग है वो 18th को होगी। आप चॉइस लॉक नहीं भी करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती हैं 11:55 PM पर। तो उससे पहले आपको अपनी जितनी भी चॉइसेस हैं उनको बहुत ही तरीके से देखना है। फर्स्ट आपका जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है उसकी अगर हम बात करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, और आपका फ़ोन और email ID आपके पास होना चाहिए, जो कि आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे भी यूज़ किया होगा। अगर आपने ई-मित्र वगैरह से उस चीज़ को किया था तो प्लीज़ आप इंश्योर कर लीजिए कि आपको OTPs वगैरह जो भी मिलेंगे वो सब उसी फ़ोन नंबर और email ID पर आएंगे। तो आप इसके लिए चेक कर लीजिए कि आपके लिए वो पॉसिबल है भी या नहीं, कि बार बार आप ई-मित्र के पास जा रहे हैं और कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको एक email ID अपनी बनानी है। वो email ID बनाकर और अपना फ़ोन नंबर जो कि हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेगा वो रखिए अपने पास, ताकि आप अपनी OTPs अपना फॉर्म खुद भर सकें और किसी पर डिपेंडेंट ना हो। तो फर्स्ट पार्ट आपका हुआ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो पेमेंट है, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेमेंट आपका ऑनलाइन होने वाला है। आपका एक्टिव अकाउंट नंबर होना चाहिए और उसके अंदर आपके मिनिमम अमाउंट तो होनी चाहिए कि इतनी काउंसलिंग के लिए ज़रूरत है और वो आप कर सकें, क्योंकि नेट बैंकिंग, UPI या फ़ोन पे कुछ इस तरीके से आपके जो फ़ी होगी वो पेमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी या काउंसलिंग फ़ी। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अगर आपसे एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही है तो आपको किसी और के अकाउंट से करा देंगे, लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर वो पैसा रिटर्न होता है बाई चांस, तो आपके अकाउंट में रिटर्न नहीं हो रहा है, वो उसी अकाउंट में रिटर्न हो रहा है जिस अकाउंट से वो जमा हुआ था। तो आपको इस बात का श्योर करना है कि जो आपका अकाउंट नंबर यूज़ हो रहा है वो या तो आपका खुद का हो या आपके पेरेंट्स का, आपके सिबलिंग्स का हो,
ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जब नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है चॉइस फिलिंग, जो कि आपकी 14 से स्टार्ट होगी। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कॉलेजेस को जब चूज़ करना है तो बहुत ही ध्यान से, ओपन माइंड से और एक्टिव रह के करना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी चॉइस फिलिंग कैसे भी कर दी कि कर देते हैं कुछ तो मिल ही जाएगा। इट शुड नॉट बी डन इन दिस वे। आपका जो फर्स्ट रैंक होगा कॉलेज का, वो आपकी फ़र्स्ट चॉइस जो होगी उसी का कॉलेज आपको मिलेगा। और उसके बाद सेकंड जो चॉइस होगी, अगर फर्स्ट में आपके लिए सीट नहीं अवेलेबल है तो सेकंड कॉलेज मिलेगा, नहीं है सेकंड में सीट तो थर्ड पे जो आपने लिखा होगा वो मिलेगा। इसलिए आप इस सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से कीजिए। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ कि NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉलेजेस की लिस्ट निकाली हुई है। मल्टीपल फील्ड्स में निकालते हैं, बट मेडिकल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मेडिकल की बात कर रही हूँ। उन्होंने टॉप 50 कॉलेजेस की लिस्ट निकाली हुई होती है, तो आप उसको देख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ना लिस्ट में बताया होता है कि कौन सा कॉलेज किससे बेस्ट है। आप वहाँ पर जाकर थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आप इस बात को देखिए कि आप जिस स्टेट में आपको उसके बारे में पता होगा, या 2 4 10 कुछ अच्छे कॉलेजेस के बारे में पता होगा जो कि ऑल इंडिया में है, बट उसके अलावा हर स्टेट के अंदर अच्छे कॉलेजेस होते हैं। कौन सा कॉलेज किससे अच्छा है ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होती है, लेकिन आप NIRF के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आराम से ले सकते हैं। तो इस पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है और लिस्ट भी दी हुई है वहाँ पर, तो आप वो देखिए। आप वहाँ पर जाइए, उस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्यों NIRF रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पर उन पे रैंकिंग हुई है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आप फिल कर सकते हैं। उसमें आप अपनी तरफ से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं जाना चाहते हो या पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आप रहना चाहते हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आसपास कहीं दिख भी रहा होगा, तो आप वहाँ भी क्लिक करके देखिए। और आप जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं चॉइस फिलिंग करने से पहले, उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो होता है वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिलैक्स करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपका लास्ट काम था जो आपने कर दिया है, एक्टिवली जो करना था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिजल्ट का डे, वो है 21 अक्टूबर फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग। और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है आपको अपना बेस्ट कॉलेज मिल जाए वहाँ पर, और उस कॉलेज के बाद में आपकी लाइफ ही चेंज हो जाए। हो सकता है आपको लगे कि ये जो कॉलेज मिला है वो मैं ज्वाइन तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इससे बेटर कॉलेज मिलेगा तो मैं उसको ले लूँगा, वो भी आप कर सकते हैं। याद रखिए, फर्स्ट काउंसलिंग में आप सीट मिलने के बाद भी कॉलेज को छोड़ सकते हैं अगर आप न चाहें तो। इसमें आपकी कोई फोर फीचर भी नहीं होगी फीस, और आप चाहें तो इसको ज्वाइन करके फर्दर अपग्रेडेशन के लिए भी डाल सकते हैं। फर्दर अपग्रेडेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्दर अपग्रेड अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको अपने वाला कॉलेज लेना ही होगा। नेक्स्ट रिजल्ट के बाद आता है रिपोर्टिंग डे। 22 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 28 अक्टूबर के लिए आपको रिपोर्टिंग करनी होगी अपने कॉलेज में। वहाँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। तो आपको वहाँ पे मेडिकल भी होगा, आपके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो चेक होंगे। आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो बहुत ही ध्यान से तैयार करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट। आप 11th का भी रख लीजिए, वो बेटर रहता है, क्योंकि कभी कभी 11th का भी पूछ लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से किया था और आपका प्रैक्टिकल थे या नहीं थे, जिसमें कि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको रखना है। इसके अलावा आपकी बहुत सारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रखिए। आपका डोमिसाइल तैयार कर लीजिए। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है जैसे कि OBC, SC ST या EWS, तो कोई भी अगर किस तरीके की कैटेगरीज रखी हैं तो आप वो तैयार कर लीजिए। स्पेशली आधार कार्ड मांगते हैं तो आप वो भी तैयार रखिए, डोमिसाइल तैयार रखिए। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट हो जो कि आपको लगता हो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो तैयार रखिए। इस काउंसलिंग के अंदर बहुत छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आता है कि अब ये काउंसलिंग में BSc नर्सिंग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से हैं, उन कॉलेजेस के लिए भी BSc नर्सिंग में अगर आपको जाना है तो इसी काउंसलिंग के थ्रू जाना होगा। तो आप इस बात को याद रखिए कि उन कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकती है, आपको इसी काउंसलिंग के थ्रू जाना होगा। काउंसलिंग के 4 चरण होते हैं, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, मॉप अप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी। ये सारे प्रोसेसेस पहले नहीं होते थे, पहले सिर्फ 2 प्रोसेसेस होते थे, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के बाद में आपको जो वो बाकी सीट्स होती थी वो स्टेट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब उन्हीं का आगे काउंसलिंग होती है जिसको हम मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसीज़ बोलते हैं। इसमें सारे जो राउंड होते हैं वो ऑनलाइन है, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा ऑनलाइन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपका
अपना जो ईमेल आईडी है वो और फ़ोन हमेशा एक्टिव रखना होगा, अपना अकाउंट जो है वो एक्टिव रखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो आपकी, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सेकंड में भी वो आपको फॉर्म फिल करने के चांसेस देते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बाद में काउंसलिंग कर लेंगे तो बाद में भी पैसा उतना ही लगना है। फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ना अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आइडिया हो जाएगा कि किधर जा रहा है, कैसे फॉर्म फिल हो रहा है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो यू कैन डू इट अगेन इन द नेक्स्ट काउंसलिंग। अगर आपने सेकंड काउंसलिंग में ही फर्स्ट टाइम फिल किया है वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। फिर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर कोई मिस्टेक होती है कॉलेज फिल करने में या कुछ आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आपको नहीं चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में वो ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि बेटर है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग से ही पार्टिसिपेट कीजिए। आपको काउंसलिंग का ना फॉर्मेट भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके से काउंसलिंग चलती हैं और किस तरीके से ये काम होता है। इसके अलावा जब भी फर्स्ट राउंड हो रहा होगा काउंसलिंग का, उसके जस्ट बाद में आपका स्टेट का जो काउंसलिंग वाला प्रोसीजर है वो भी स्टार्ट हो रहा होगा लगभग उसी टाइम पे। उसकी लिस्ट में डेट्स की आपको दे दूंगी, तो अंदाजन वही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होते हैं लेकिन अंदाजन वही लिस्ट की जो डेट्स है वही रहती हैं। तो आप स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान तो बहुत आराम से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि स्टेट में जो आप जब जा रहे हैं तो स्टेट में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और ऑल इंडिया में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, या हो सकता है आपको नहीं मिल रहा है तो स्टेट में नहीं मिल रहा है या ऑल इंडिया में नहीं मिल रहा है। आप अकॉर्डिंगली दोनों में से किसी भी एक में डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग के टाइम पर ये डिसीजन थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो आप याद रखिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में ही कर दीजिए ताकि आपको हेल्पफुल रहे। दिस इज़ माई पर्सनल परसेप्शन, बट मैं सोचती हूँ कि 400 से या 450 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो एटलीस्ट टेक पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग। हो सकता है कि आप अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर चुके हों, लेकिन फिर भी कहूँगी कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। इट विल हेल्प यू इमेंसली टू नो द प्रोसीजर ऑफ द काउंसलिंग। काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी हुई है वहाँ पर। इस पूरे प्रोसीजर के बारे में, फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, इस पूरे प्रोसीजर के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना कर दूंगी। स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी यानी कि आजकल में ही बना दूंगी सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एटलीस्ट टिल द काउंसलिंग एंड कॉलेज सिलेक्शन आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन हम इस पर दे रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि हम हर एक फॉर्म कब फिल हो रहा है से लेकर कब उसकी डेट्स एक्सटेंड हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम इंस्टाग्राम पर भी यूज़ कर रहे हैं। तो कॉलेज मेला के आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विदाउट एनी बायस्ड रिजल्ट्स। सो थोड़ी ही देर में नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। फॉर्म भरने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फॉर्म फिलिंग के अंदर एक बार अगर मिस्टेक हो गई है तो वो मिस्टेक को सही करना बहुत ही मुश्किल होता है। अपनी कैटेगरी को बहुत ही ध्यान से रखिएगा। जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अपने सामने रखिए। डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा चेक कीजिए कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपके ही हैं, क्या मार्क्स आप सही फिल कर रहे हैं, सारे नंबर्स, डिजिट्स सब कुछ सही फिल कर रहे हों, वही बेस्ट है। आप अगर डबल चेक करना चाहें तो डबल चेक, ट्रिपल चेक, जो करना है कीजिए, पर गलती की गुंजाइश मत रखिएगा। I'm sure this channel gonna help you a lot during the counseling process, so stay tuned and please subscribe for the more videos.